हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज करवाने वाला हूं यूपीएससी सिविल सर्विस सीएसई यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड फॉरेस्ट की भी बात करूं आईएफएस में जो सी सेट का पेपर होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसमें मैं आपको कुछ सोच रहा हूँ कि 3-4 साल 5 साल के पेपर आपको करवा दूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस इस लेवल की हो जाए कि जब आप 2025 में प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर हों तो आपका सी सेट के कारण कोई पेपर नहीं रुकना चाहिए। सी सेट नहीं रुकना चाहिए बिकॉज मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी मैथमेटिक्स जो बैकग्राउंड भी रहा, मैथमेटिक्स उन्होंने 11-12 में पढ़ा, मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग भी करी या बीएससी करी, फिर भी उनके एग्जाम्स रुक जाते हैं। इवन जो ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड है उनकी तो बात अलग हो गई, उनमें से भी उनमें बहुत सारे लोगों के पेपर रुकते हैं। तो मैं आपको इंश्योर करवाऊंगा कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो सी सेट में आप 100 पार कर जाओगे आराम से। ठीक है, अकॉर्डिंगली जैसे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको उस अनुसार सोचना होगा और आपको वैसे ही प्रैक्टिस भी करनी होगी। ठीक है, हाँ ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी 1 महीने में करोगे, आपके पास 1 महीने का टाइम है तो 1 महीने में आप 100+ मार्क्स ला लोगे। पर हाँ इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप 1 महीने भी प्रैक्टिस करोगे तब भी भाई आप क्लियर तो कर पाओगे। मतलब 2/3 आपको लाना, 1/3 आपको लाना होता है तो 1/3 आप ला लोगे, 67 मार्क्स आप ला लोगे। ठीक है, पर अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले से है तो आप डेफिनेटली वहाँ पर कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनाओगे, कुछ ऐसे सोचने की प्रोसेस जो होती है, थॉट प्रोसेस होती है, उसको आप चेंज करोगे, उसको आप सही डायरेक्शन में ले जाओगे तो आप वहाँ से आप आराम से क्लियर करोगे या अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, हाँ यही चीज़ें हैं कि अभी बिकॉज अब देखो अप्रैल एंड होने वाला है, आज 30 अप्रैल है या मई चालू हो गया है, अब आपके पास 1 महीने का टाइम बचा है। तो आपकी पिछली प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस की हो तो आप 1 महीने में कितना आप इम्प्रूव करोगे। पर हाँ इम्प्रूवमेंट जरूर होगा, आपको फ़ायदा जरूर होगा, मैं बता रहा हूँ। और फ़ायदा एक अच्छे तरीके से होगा, आपकी सोचने की तरीका जो चेंज होगा, सोचने की प्रोसेस, थॉट प्रोसेस वो चेंज होगी। राइट, अगर आप ऐसी प्रैक्टिस और करोगे तो आगे साल के लिए तो मैं बता रहा हूँ, गारंटेड बोल रहा हूँ कि आप 100 मोर देन 100 मार्क्स जरूर लाओगे, मिनिमम 100 की गारंटी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस आप करोगे, प्रैक्टिस आपको करना है, बाकी चीज़ें आप मुझ पर छोड़ दो, मैं आपको कैसे करवाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा मैथमेटिक्स के बहुत सारे और भी वीडियो मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, रीजनिंग के वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, भाई आप उनको देखो समझो, आपको कितना इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि मैं चीज़ें ऐसे तरीके से पढ़ाया हूँ, इतनी आसान भाषा में पढ़ाया हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा, समझ आएगा, भूलेगा नहीं जल्दी से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में जैसे एक पेपर मैं उठाया हूँ, देखो सेट ए मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, सेट ए मैं उठाया हूँ, अभी मैं आज 2023 का पेपर करवाने वाला हूँ, फिर कुछ दिन में मैं आपको उसके बाद 2024 का करवा दूंगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, तो सेट ए में जैसे कि मैं आपको क्वांट एंड रीजनिंग के पेपर दोनों करवाऊंगा, तो मैं सिस्टमेटिक वे में नंबर को उठा रहा हूँ एक साइड से। ठीक है, इंग्लिश आपको खुद करना है, मैं इंग्लिश भी करवा सकता हूँ पर मुझे लगता है कि मैं उतने बेहतर तरीके से नहीं करवा पाऊँगा, तो इसलिए मैं इंग्लिश को नहीं करवाऊँगा। क्वांट रीजनिंग में मैं आपको इतना करवा दूंगा। ठीक है, तो क्वांट रीजनिंग में एक साइड से उठा रहा हूँ पेपर, समझ आया। तो एक साइड से मतलब कुछ क्वेश्चन जैसे आज मैं एक ही लेक्चर में करवाऊंगा तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको 3-4 लेक्चर में करवाऊँ। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको उसी अनुसार सोचना है। देखो यहाँ पर क्या है कि आपको आंसर तक पहुँचना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि सिविल सर्विस में जो ये सी साइड का पेपर होता है, कई क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं पर ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बिकॉज वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता ढूंढना होगा कि हम इस पर कम टाइम में कैसे पहुँच सकते हैं। ठीक है, रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए, बिकॉज अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में करोगे भाई क्वेश्चन को, आपको किसी को रिटर्न आंसर तो नहीं देना है ना कि रिटर्न आंसर देना है, आपको तो सिर्फ करेक्ट आंसर तक जल्दी जल्दी पहुंचना है। तो वो तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा कि मैं यार कौन सा रास्ता अपनाऊं कि जल्दी से पहुंच जाऊं अपने करेक्ट आंसर तक। ठीक है, उसी दिशा में मेरा एक छोटा सा कदम आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर रीड करते हैं, चौथा क्वेश्चन था सेट का, राज हैज 10 पेयर ऑफ रॉड रेड, 9 पेयर ऑफ वाइट, 8 पेयर ऑफ ब्लैक शूज। अब पेयर का मतलब होता है कि शूज कभी सिंगल एक पैर में तो पहनते नहीं है, तो मतलब दोनों पैर का मिला के एक पैर हो गया। तो ये 10 पेयर ऑफ कौन सा दे दिया है, रेड दे दिया है, 9 पेयर ऑफ वाइट दे दिया है,
एंड 8 पेयर ऑफ ब्लैक शूज दे दिया है। ठीक है, और ये पेयर में है, मतलब कि आप समझ सकते हो कि 10 इंटू 2 हो जाएगा टोटल, 9 इंटू 2 टोटल हो जाएगा, एंड 8 इंटू 2 टोटल हो जाएगा। ठीक है, विदाउट, हाँ, इफ ही रेंडमली पिक शूज वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक शूज उठाता है, एक शूज का मतलब कि एक पेयर नहीं, एक पैर का। ठीक है, एक पैर का एक शूज उठाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार निकालता उसमें रखता नहीं है, फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ द शूज टू वियर। रेड पेयर, यहाँ ध्यान देना, रेड पेयर ऑफ शूज टू वियर, मतलब जब वो वियर कर रहा है तो दोनों पैर में वियर करेगा, तो पूरा पेयर ही उसको निकालना है, पहनना है, परंतु निकाल रहा है एक ही करके, एक पैर में निकालेगा, एक पैर के लिए एक शूज, एंड उसको पहनना दोनों पैर में है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही हैज टू मेक, मतलब ऐसे कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट हो सकते हैं जिससे वो इंश्योर हो जाए, वो सुनिश्चित हो जाए कि उसको एक पैर में एक जोड़े पूरे निकल आए, दोनों पैर में पहनने के लिए। समझ में आया भाई? तो अगर आपको मिनिमम निकालना होता कि मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो भाई डायरेक्ट आप कह दो कि पहला निकालेगा फिर से, तो आपको रेड पेयर निकल गया, और दूसरी बार फिर से निकाले तो फिर से इसी पेयर का जोड़ा फिर से निकल जाए, तो बस आपको 2 अटेम्प्ट लगेंगे, मतलब दो लगेंगे। परंतु ये आपसे नहीं पूछा है, आपसे वो पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार वो निकाले कि वो पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाए कि अब तो निकालना ही है यार, अब कहाँ जाएगा, मेरे दोनों पैर में एक सेम जोड़ा आएगा ही सही। तो देखो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है, तो मैं कह दूं कि पहले ये इसके 9 निकाल ले, 9 एक निकाल ले और दोनों निकाल ले। वो निकालना चालू करता है तो पहले ये 9 दूनी 18 ये निकाल लेता है, फिर 8 दूनी 16 ये निकाल लेता है। अभी तक उसके रेट निकले ही नहीं भाई। ठीक है, हमें अधिकतम निकालना है ना, अभी तक उसके रेट निकले ही नहीं। अब क्या करता हूँ, जैसे मान लो ये 10 है, तो मान लो कि ये 2A है, 2B है, 2C है, ऐसे करके 2J है, यहाँ तक, मतलब J की वैल्यू 10 होती है, तो मैं मान लिया कि ये भी ये रेड का पहला, रेड का दूसरा, रेड का तीसरा, रेड का ऐसे 10वां करके। ठीक है, अब मैं मानता हूँ चलो कि रेड की यहाँ से 1 से लेकर 10 तक वो वैल्यू निकाला पहले 1 इंटू 10, तो इसमें से रेड का एक वाला एक एक पेयर सभी के निकले। ठीक है, अब जब 11वीं बार इसमें निकालेगा, 11वीं बार, तो रेड का कोई सा भी पेयर निकले, ये निकलेगा तो भी जोड़ा हो जाएगा, बिकॉज एक एक पेयर तो सबके निकाल चुका है। सी निकलेगा तो भी उसका पेयर पहले से एक निकाल चुका है, बी निकालेगा तो ए निकालेगा, तो अब 11वीं बार जब निकालेगा, मतलब यहाँ पर पहला एक अटेम्प्ट देगा, 11वीं बार का मतलब ये टोटल का है, मतलब यहाँ पर एक शूज फिर से जैसे वो निकालता है, तब वो इस बार इंश्योर हो जाएगा कि भाई अब उसके पेयर रेड वाला आ ही जाएगा पक्के में, बस यही मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 18 प्लस 16 प्लस 10 और प्लस 1, 18 16 दूनी 32 34, अरे 35 10 45, ये आपका आंसर होगा। बताओ भाई। देखो, मैं आपको कोई ऐसा तरीका नहीं बताऊंगा जो आपको समझ में आए, मैं कोशिश करूंगा कि भाई आप आर्ट से भी बिलोंग कर सकते हो सकता है कि आप आर्ट कॉमर्स से लिए हो, मतलब ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो, तो आपको ये कुछ चीज़ें आती नहीं है, तो सीधी सी बात है, मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा और आपको वैसे ही समझना है। ठीक है भाई, अपने पर यही समझना है कि भाई वो पहले निकाला, हमें मैक्सिमम निकालना था, तो पहली बार तो पूरे के पूरे में मान लिया। अब इसमें इन दोनों में तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, हो सकता है कि पहले एक वाइट निकाला, फिर ब्लैक निकाला, फिर ब्लैक ब्लैक ब्लैक, या वाइट वाइट, कहीं कोई सी भी अरेंजमेंट, तो इनको तो आप कहीं भी कुछ भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन 10 को पहले आगे पीछे कहीं कर दो, फ़र्क यहाँ से पड़ेगा इस वाले से, कि ये आखिरी में एक जब निकालेगा तभी उसका एक जोड़ा बनेगा रेड का। ठीक है, समझ आया? आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन। इन हाउ मैनी वे कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन बाय स्कोरिंग सिंगल रन, 4 and 6 ओनली, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द स्कोरिंग शॉट। मतलब ये कह रहा है कि कोई बल्लेबाज 25 रन बनाता है, 25 में केवल वो उसके या तो सिंगल से बनाएगा, या चौके से बना रहा है, या छक्के से। अब चाहे सिंगल ही सिंगल बनाए, चाहे चौके चौके बनाए, चाहे छक्के छक्के मारे, या तीनों का कॉम्बिनेशन, या कोई कहीं भी कैसे भी बना सकता है, बस वो 25 रन बना रहा हो। तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं जिससे वो 25 रन बनाए। आपको कोई ये फिक्स नहीं किया है कि एक ही एक बनाए कि
चौवन चौवे मारेगी, छक्के छक्के मारेगी, कोई एक मारेगी कि एक और चार से बनाए कि एक और 6 से बनाए, कुछ भी फिक्स नहीं किया है। 25 रन बनाना है उसको। अब कैसे बना रहा, ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे भाई, 3 ही नंबर दिया है, 1, 4 और 6, मतलब इक्का बनाएगा, छक्का बनाएगा, चौवा मारेगा या छक्का मारेगा। भाई 1 रन जो ले रहा है, मैं मान लेता हूँ कि ऐसे एक्स बार 1 रन बनाया, हमें नहीं पता एक्स की वैल्यू 1 है, 0 है कि 5 है कि 25 है, कितनी है हमें नहीं पता। मान लो चौका में मान लेता हूँ कि 22 चौके मारा। अब 22 की वैल्यू, चौके की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सेम चीज़ है, जो छक्के मार रहा है, मैं मान लेता हूँ कि जेड छक्के मारता है। ABCD आप ले लो, ABC ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इन तीनों को मिला के अब मान लो कि एक्स इक्का लिया, तो भाई टोटल रन कितने होंगे यहाँ से, तो x इंटू 1 होगा। चौके कितने लगे, तो 4 लगे, मतलब 22 लगे, तो 4 22 हो जाएगा टोटल रन। इससे चौके से टोटल 4 22 हो जाएगा रन, इक्का से केवल 1 x होगा, और छक्के से टोटल 6 जेड हो जाएगा। ये टोटल रन हो गए, और टोटल रन वो बोल रहा है कि 25 रन बना रहा है, ठीक है। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या किसी को, हर किसी को, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, ये अपने को सॉल्व करना है। भाई हमें पता है कि 25 रन बन रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा छक्के कितने मार सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा छक्के 6 चौको 24 मार सकता है, मतलब 4 छक्के मार सकता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इतने कर सकता है। तो मैं मान लेता हूँ कि पहली बार मानता हूँ कि जेड की वैल्यू 0, मतलब वो छक्के मारा ही नहीं, ठीक है। जब वो एक भी छक्के नहीं मारा, मतलब जब जेड की वैल्यू आप 0 रखोगे, इस पार्ट को 0, तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस 4y इज इक्वल टू 25, ठीक है भाई। अब बताओ x एंड y की वैल्यू क्या हो सकती है करस्पॉन्डिंग। ये 22 जो है वो 4 का मल्टीपल होगा, मतलब चौवा जो मारेगा, कुल मिला के 22 का रन जो होगा वो 4 का होगा। तो x की वैल्यू 1, मान लो x 1 रन बनाया, मान लो x सिंगल जो है 1 लिया, तो चौके कितने मार सकता है, यहाँ से जो भी मारेगा चौके तो आपको पता है। अब आपको बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं है भाई, जब आप x की वैल्यू जब 1 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा 24, 4 से डिवाइड करोगे 6, तो ये 6 लिखो, परंतु आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना काउंट करोगे उतना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। आप समझ पा रहे हैं। फिर अगर मान लो x की वैल्यू 2 तो नहीं हो सकती, बिकॉज अगर x की वैल्यू 2 रखोगे भाई, तो ये 4 का मल्टीपल तो नहीं होगा, मतलब चौका, मान लो x की वैल्यू आपने 2 रखा, 23 हो जाएगा, 23 में 4 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, समथिंग 5 पॉइंट समथिंग 5.75, परंतु 5.75 तो वो चौके नहीं मारेगा ना, चौके मारेगा तो 3 मारेगा, 4 मारेगा या 5 मारेगा, 6 मारेगा, 5.75 तो नहीं मारेगा। कुल मिला के एक्स की वैल्यू फिर आप क्या रखोगे, 4 के मल्टीपल में रखोगे, मतलब 4 के मल्टीपल प्लस 1, मतलब 5 रखोगे, बाई की जो भी वैल्यू आएगी, फिर 5 4 9 रखोगे, बाई की जो भी वैल्यू आएगी, फिर 5 4 9 के बाद 9 4 13 रखोगे, बाई की जो भी वैल्यू आएगी आएगी, हमें पता है, बिकॉज इंटीजर लेना है ना भाई, आपको पता है कि चौके इंटीजर ही मारेगा, छक्के इंटीजर ही मारेगा, ठीक है। अब 13 के बाद फिर आप 17 ले लो, 13 4 17, 17 4 21, और मान लो कि 25 ले लेता हूँ सपोज, 25 पूरे से, तो ये 0 हो जाएगा, बिकॉज अब मान लो कि पूरे पूरे सिंगल से ही मारा, तो चौके मारा ही नहीं, तो ये भी संभव है। तो ऐसे कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे 7 यहाँ से हुए। जब आप जेड की वैल्यू 1 रखोगे, मतलब एक छक्का मारा, जब एक छक्का मारेगा तो 6 कम 6, तो इधर से ले जाओगे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 19 हो जाएगा, x प्लस 4y बराबर 19, ठीक है। अब x एंड y की वैल्यू काउंट कर लो, फिर से x की वैल्यू 1 हो सकती है, बिकॉज 1 रखोगे तो देखो कैसे 1 होगी कि नहीं होगी ये चेक करना है। ये 19 है, x की वैल्यू 1 रखोगे तो इधर 1 जाएगा माइनस, तो 18, 18 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 1 नहीं होगी। भाई 3 रखोगे मान लो, तो 3, 2 तो होगी नहीं, 3 रखोगे जब तो 16 हो जाएगा, 16 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बाई की कुछ वैल्यू आएगी। अब 4 4 जोड़ते जाओ, बिकॉज ये 4 का मल्टीपल है तो 4 हमें जोड़ना, फिर 7 हो जाएगी, कोई वैल्यू आएगी बाई के, 7 4 11, कोई बाई की वैल्यू आएगी, 11 4 15, कोई वैल्यू बाई की आएगी, 15 4 19, ये 19, और बाई की कोई वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ऐसे कितने 5 हुए, ठीक भाई। जब सेम चीज़ है, जेड की वैल्यू आप 2 रखोगे, मतलब 2 छक्के मारा, आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जब जेड की वैल्यू 2 रखोगे, ये करना पड़ेगा भाई आपको, देखो ये गिनती है, और गिनती मैं एक चीज़ आपको बता दूँ,
अगर आप सी सेट में गिनती बहुत अच्छे से गिनते हो, गिनती आपको आती है गिनना, अब मैं 1 2 3 4 की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे गिनती, ये गिनती अगर आपको आती है तो आप मान लो कि आप अच्छा कर जाओगे। अगर ये गिनतियाँ नहीं आती तो फिर आपको गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन तो है नहीं। अब ऑप्शन देखो आप कैसे रहते हैं, 18 19 20 21, गलतियाँ होने के कितने चांस है भाई, कंसेक्यूटिव ऑप्शन है, ऐसा भी तो नहीं कि एक 18 है तो एक 25 है एक 50 है। ठीक, 2 छक्के मारा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा ना, यहाँ रखोगे जब तो इस वाली जगह में 6 दूनी 12, जब 12 रखोगे तो 12 इधर माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई, 13। अब x y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 13, मतलब एक, जब इधर x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू फिर ये 4 से कट जाएगा, 12 बचेगा, तो y की जो वैल्यू 4 3 12, 1 के बाद फिर 5 रखोगे तो भी कुछ आएगा, 5 के बाद फिर 9 रखोगे तो भी कुछ आएगा, और 13 रखोगे तो 9 4 13, कुछ जीरो हो जाएगा। ठीक, कितनी वैल्यू हुई भाई, 1 2 3 4। अब z की वैल्यू 3 रख दो तो x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, देखो जब 3 रखोगे 6 3 18 तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। तो x y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 7 है तो मतलब 3 रखोगे, एक तो ले नहीं सकते, 3 रखोगे या 7, 3 y की कुछ वैल्यू आएगी, 7 y की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी। ठीक है, जो मैं यहाँ y की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ भाई, समझना है कि वो y की वैल्यू इंटीजर आएगी, कुछ आएगा इंटीजर। अब वो बार बार अपने को कैलकुलेट नहीं करना है कि x वैल्यू हम 3 रखा तो 7 माइनस 3, फिर 4 बचेगा, फिर 4 से 4 को डिवाइड करना तो 1 बचेगा, जो भी आएगा इंटीजर आएगा, ये अपने को पता है बस। जब आप z की वैल्यू मान लो 4 रख देते हो, मतलब 4 छक्के मारा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4y बराबर 4 6 24, यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। अब इस कंडीशन में x एंड y के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी, देखो अब 1 आया है तो चौके तो लगाएगा नहीं, सिंगल ही मारेगा, तो y वैल्यू 0, यहाँ से 1 बना, यहाँ से कितना बना, 1 और 2। अब इन सबको जोड़ लो भाई, जो भी है यही केसेस बन रहे हैं। देखो 7 यहाँ से बने तो 7 प्लस 5 यहाँ से बने 5, 4 2 1, 4 2 और 1, 7 5 12 4 16, 2 18 1 19। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया, तो 19 मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा, बॉम्बे। ठीक है भाई, देखो मैं तरीका वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको समझ में आए, बिकॉज मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि एक जो जिसको कहते हैं कि नॉर्मल एक सोच जो होती है, जो हम इंसान मतलब हम जैसे एग्जाम में बैठे हैं तो ये सोच आपके दिमाग में आ सकती है। मैं कुछ ऐसा तरीका बता दूंगा जो आप एग्जाम में बैठोगे वो आपके दिमाग में ही नहीं आएगा, तो क्या फ़ायदा उसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। देखो क्या बोला इसमें, देयर आर 4 लेटर एंड 4 envelope, exactly 1 letter is to be put in exactly 1 envelope with the correct address। मतलब 4 लेटर हैं, मान लो कि ये ABCD लेटर हैं, ABCD 4 लेटर हैं और 4 इनवेलप हैं, एग्जैक्टली सभी को अपने अपने में जाना है। ठीक है, ये करेक्ट तरीका होता है। इफ लेटर आर रेंडमली इंसर्टेड इनटू द एनवेलप, रेंडमली मतलब मान लो कि सपोज मैं डी को उठाया तो अब कौन से एनवेलप में डालना है, रेंडमली किसी में डाल दिया, वो करेक्ट में जा रहा है कि इनकरेक्ट में जा रहा है, ये चेक करना है। इंसर्टेड इनटू द एनवेलप, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनको चेक करो आप, क्या बोला है। इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू द इनकरेक्ट एनवेलप, ये संभव है कि केवल एक लेटर इनकरेक्ट में जाए। भाई ये कैसे संभव है, देखो अगर आप थोड़ी सी जानकारी रखते हो तो मान लो कि मैं ए को मानता हूँ कि ये इनकरेक्ट में जाए, मान लो ए को मान लिया कि ये बी वाले में चला गया। ठीक है, क्या ऐसा संभव है, तो जब ए बी वाले में चला गया तो बी कहाँ जाएगा भाई, बी भी तो किसी दूसरे में जाएगा। मान लो मैं मान लिया कि सी सही में जा रहा है, डी सही में जा रहा, पर अगर बी वाले में इनवेलप में ए चला गया तो बी कहाँ जाएगा, फिर बी भी तो इधर जाएगा ना, बी ए में जाएगा या कहीं और जाएगा। तो आप ये समझो कि इनकरेक्ट जब भी आपसे पूछे तो इनकरेक्ट या तो 0 मतलब सबके सब सही होंगे, सबके सब अपनी अपनी बॉक्स में करेक्टली बॉक्स में जाएं, या मिनिमम आपको 2,
मिनिमम 2 रॉन्ग तो होना ही है, मिनिमम 2 इनकरेक्ट। ठीक है भाई, मिनिमम 2 जी, एक नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकता। बिकॉज अगर ए मान लो, मैं जैसे एग्जांपल समझाया कि अगर इसमें गया तो भाई फिर ये कहाँ जाएगा, ये इसमें जाना ही पड़ेगा इसको, तो 2 गलत हो गए ना। एग्जैक्टली एक इनवेलप इनकरेक्ट प्लेसेस में ये संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, मिनिमम या तो 2 होगा या तो फिर सभी के सभी अपने करेक्ट प्लेसेस पर जाएं। ठीक, तो ये गलत हो गया। देयर आर ओनली 6 वे इन विच ओनली 2 लेटर कैन गो इनटू द करेक्ट एनवेलप। चेक करते हैं कि 6 तरीके हैं या नहीं। ये बोल रहा है कि देयर आर ओनली 6 वे इन विच 2 लेटर कैन गो इनटू द करेक्ट। करेक्ट का मतलब कि अगर 4 एनवेलप हैं, 2 करेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, 2 इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब जो 2 ये करेक्ट है, अगर मान लो इस 2 को करेक्ट को कंसिडर कर लेते हो, तो 2 करेक्ट को 4 में से आपको 2 करेक्ट करना है, तो भाई 4 में से 2 को आप सिलेक्शन लगाओगे, 4C2। बताओ, ठीक है। और ये 4C2 की वैल्यू मैं आपको निकालना बताया हूँ। देखो, 2 स्टेप इन डिक्रीजिंग आर्डर, सी है, सी मतलब सिलेक्शन होता है, एक पी होता है परमुटेशन होता है। 2 स्टेप इन डिक्रीजिंग आर्डर, हमने जो 11th-12th में फार्मूला सीखा उसको हम नहीं लगाएंगे। देखो, मैं जो बता रहा हूँ आप वैसे ही सॉल्व करना है। 2 स्टेप इन डिक्रीजिंग आर्डर, तो 4 का 2 स्टेप, 4 गुणे 3, देखो 2 स्टेप इन डिक्रीजिंग आर्डर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये जो भी नंबर है वहाँ से पीछे की ओर चले जाओ, बस 1 तक पहुँच जाओ, तो ये 2 हो जाएगा। तो 4×3=12/2 यानी 6। मैं क्या बता रहा था, 2 को हमने करेक्ट प्लेस पर अरेंज कर दिया तो 2 ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट में चले जाएंगे। 2 अगर इनको मैं करेक्ट में डाल दिया तो 2 ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट में चले जाएंगे। ठीक है, समझ आया। तो ये 6 मतलब ये वाला सही है, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा भाई, आपको करेक्ट बताना है। यहाँ पर ये जरूर ध्यान देना, यहाँ पर ये जो भी स्टेटमेंट आए करेक्ट इनकरेक्ट, यहाँ पर जरूर ध्यान देना कि आपसे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा है तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ये वाला जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ करेक्ट इनकरेक्ट का, ये मेनली जो पहला पेपर होता है जीएस का, उसमें से इतना आपको कंफ्यूज करता है। कई बार यहाँ करेक्ट देके यहाँ इनकरेक्ट पूछ देता है, यहाँ इनकरेक्ट देके यहाँ करेक्ट पूछ देता है, बहुत कंफ्यूज करता है। तो ये चीज़ें जरूर रीड करना। सी साइड में तो कम होता है, जीएस वाले पेपर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। ठीक, हाँ, मैं यहाँ पर ये बता रहा था, एक होता है 4P2। ठीक है, तो जो पी परमुटेशन होता है, जैसे मान लो ये इसी को मैं बताऊं, तो 2 स्टेप इन डिक्रीजिंग आर्डर डायरेक्ट, और नीचे कुछ भी डिवाइड नहीं करना है, ये वाला कुछ भी नहीं करना है डिवाइड। जैसे हमने यहाँ 2 इंटू 1 किया, तो इसको कुछ भी नहीं करना, बस आपको पी और सी में कैलकुलेशन में बता दिया हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं और समझाऊँ, मान लो लेट से 5C3 कर रहा हूँ, तो 5 का 3 स्टेप इन डिक्रीजिंग आर्डर, 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, समझ आया इतना। अब आगे क्या करोगे, कुछ नहीं करना, बस इसको 3 को आप 1 तक पहुंचा तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 5 को, अभी ये 3 3 कट गया, 5 को 20/2 यानी 10 आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ें अगर यहाँ पर 5P3 होता तब आप ये सिर्फ 3 स्टेप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर करते, ये वाला डिवाइड नहीं करते, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 बस बराबर 5 को 20 3 60 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर पी और सी का भी मैं बता दिया आपको कॉन्सेप्ट। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, आपसे बोले व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस मच इज डिवाइडेड बाय 100। भाई 100 से डिवाइड करना है हमें, ये सारे नंबर बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, या तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करो, पहला तरीका, इन सबको मल्टीप्लाई करो, फिर 100, फिर आप 100 से डिवाइड करो। और 100 से डिवाइड करने का मतलब ये भी होता है कि आप आखिरी की 2 डिजिट देख लो, जो भी आपका आखिरी की 2 डिजिट होगी वही आपका आंसर होता है। बिकॉज जैसे मान लो कि मैं लिखा हूँ 2 3 5 9 7 8 5 1, अब 100 से डिवाइड करोगे भाई तो आखिरी में 5 1 है, तो आपका रिमाइंडर 51 ही आएगा। तो 100 से डिवाइड करना मतलब लास्ट की 2 डिजिट, 10 से डिवाइड करना मतलब लास्ट की सिंगल डिजिट, 1000 से डिवाइड करना मतलब लास्ट की 3 डिजिट। अब समझ रहे हो ना। अब देखो, एक तो ये तरीका हुआ, मतलब ये समझने का। बाकी इस नंबर, ये बड़े बड़े नंबर हैं, तो सेम चीज़ें जैसे मैं आपको समझाऊं, तो मान लो कि लेट से कि मैं बताऊं कि सपोज 17 को मुझे 5 से डिवाइड करना है, तो 17 को मैं 15 + 2 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 5। तो भाई 15 तो पूरा पूरा मल्टीपल है ना, 5 इंटू 3 है, तो ये तो पूरा कट जाएगा, बचेगा ये 2। तो 2 जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब ये 2 रिमाइंडर आ गया।
अब या तो 2 आप इसको कहोगे 2 रिमाइंडर आया, या इसी चीज को 5 माइनस 2 करोगे तो ये एक्चुअली 2 माइनस 5 कर दो तो ये -3 भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, 2 रिमाइंडर है तो ये तो आप रिमाइंडर 2 कह दो, ये 2 में 5 को माइनस कर दो तो ये आपका -3 रिमाइंडर आएगा। आप -3 भी कह सकते हो और 2 भी कह सकते हो, बट हमने बचपन से पूरा सीखा है, हमारी आदत होती है कि हम जनरली चीज़ों को पॉजिटिव रखते हैं, नेगेटिव हम नहीं रखते। तो बिकॉज हम नेगेटिव को नहीं समझते हैं, हम पॉजिटिव बस जानते हैं कि 2 रिमाइंडर आया। ठीक है, यही चीज़ें मैं यहाँ एप्लीकेशन आपको सिखाऊंगा। और वैसे भी मैं रिमाइंडर का पूरा समझा चुका हूँ, 2-3 लेक्चर हैं भाई, आप जाके देखो, इतना धांसू सिखाया हूँ, बताया हूँ कि रिमाइंडर का कोई क्वेश्चन कभी आप गलत कर ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये रफ कर दिया हूँ। देखो क्लिक क्या करना है आपको, जैसे मान लो 85 है, 85 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो या तो 85 रिमाइंडर आएगा, या कितना आएगा 85 माइनस 100 करोगे तो माइनस का 15 आएगा रिमाइंडर। बिकॉज ये छोटे नंबर हैं तो मैं इनको लिख रहा हूँ। अब मुझे पता है कि यहाँ से भी सभी 100 से छोटे हैं तो ये भी माइनस, 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 ये भी माइनस। और ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 बार माइनस आएगा तो माइनस माइनस करके पूरा प्लस हो जाएगा। तो या तो मैं माइनस लिखूँ ही नहीं, या मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो इधर से -15, 87 तो 87 माइनस 100 -13, अगले वाले में -11 आएगा, फिर अगले वाले में -9 आएगा, और अगले वाले में -5 आएगा, और अगले वाले में -4 आएगा। एक्चुअली ये नहीं है माइनस, -4। अब बीच में ये देखो जो ब्रैकेट लगा, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होता तो माइनस, डिवाइड होता डिवाइड, जो भी होता वही हम करते हैं। ठीक है, अब देखो वही जो चीज़ मैं आपको बताया कि 6 बार माइनस है, माइनस 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 माइनस, 6 बार माइनस है तो उसका मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब इनको फिर से हम एक नंबर बनाते हैं। देखो 15 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 15 दाम 150 होता है, 15 3 45, तो ये 195 हो जाएगा। इंटू 11 नंबर 99, मतलब कुल मिला के मैं 100 के आसपास पहुंच रहा हूँ। 11 नंबर 99 तो ये 99 हो गया, अरे पाँचों का ये 20 हो गया। साइन तो हमारा पहले से ही आ चुका था। अब मुझे बताओ 195 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो 95 रिमाइंडर आएगा, या तो 95 आएगा या -5 आएगा। ठीक है, 99 को 100 से डिवाइड करोगे तो या तो 99 आएगा या कितना आएगा -1, तो ये मैं -1 लिख दिया। ये 20 है तो अब 20 को मैं लिखूँ -80, तो भाई ये तो फिर पागलपंती होगी ना, बिकॉज 80 तो खुद बड़ा नंबर है, मुझे तो छोटा करना है, तो मैं इसको 20 ही लिख देता हूँ। समझ आया? अब देखो माइनस इंटू माइनस 2 बार माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 और 20 पंचे 100, अभी ये 100 आ गया। अब 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 0 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, 0। ठीक है भाई, समझ में आया? बताओ, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि रिमाइंडर के 1 से 2 क्वेश्चन के अराउंड हर बार आता है, हर बार सी साइड में आता है। रिमाइंडर की वीडियो अवेलेबल है भाई, देख लो, मज़ा आ जाएगा। कोई रिमाइंडर का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे गलती होगी ही नहीं। ठीक, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या बोला यहाँ पर, आपको यूनिट डिजिट निकालना है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सपांशन ई। अब मैं ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स के क्वांट में पढ़ा चुका हूँ, आप जाके देखो तो कितना मज़ा आ जाएगा। देखो यूनिट डिजिट निकालना है तो मैं इस पूरे नंबर से मुझे क्या मतलब है भाई, आखिरी की यूनिट डिजिट जो भी होगी मैं उसी को कंसिडर करना है। देखो ये 2 हो गया, 2 की पावर जो भी है हम वही को कंसिडर कर लेते हैं। अब 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, यही मुझे करना है, 9 7 5 3 1। कुल मिला के इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आधा कितना है। देखो 5 3 15 9 7 63, मतलब 2 की पावर 63 इंटू 15, 2 की पावर कितना होगा, मल्टीप्लाई करना है बस। 15 तियाँ 45, कैरी 4, 15 छक्का 90 और 4 94। अब देखो 2 की पावर में मुझे पता है कि 2 की पावर में 4 की साइकिल चलती है, 3 की पावर में 4 की साइकिल चलती है। बिकॉज कैसे, 2 की पावर 1 में 2 होता है, 2 की पावर 2 में 4 होता है। यूनिट डिजिट, हमसे यूनिट डिजिट पूछा है। 2 की पावर 3 में कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 में कितना होता है भाई, फिर से 6 होता है। जब 2 की पावर 5 करोगे तो फिर से यही साइकिल, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा
2 आएगी यूनिट डिजिट जो ये है। तो 4 की साइकिल चलती है, समझ आया। तो बस हम 4 का मल्टीपल देख लेंगे पावर में, बस हमारा काम हो जाएगा। तो ये रहा 2 की पावर 4 इंटू 4 दूनी 8, 1 बचेगा 14 हुआ तो 4 3 12, 2 बचेगा तो 25 हुआ तो 4 6 24, 1 बच गया तो ये +1 लिख दिया मैं। अब ये जो +1 है तो 2 की पावर 1 में लिख दूँ ऐसे, इंटू 2 की पावर 4 इंटू समथिंग 236। अब ये वाली पावर तो मुझे पता है कि 4 की साइकिल में है, 4 की साइकिल में है 236। तो ये जो भी है ये तो पावर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये पूरी साइकिल 4 की हर बार कंप्लीट हो जाएगी, 236 टाइम्स कंप्लीट हो जाएगी 4 की साइकिल। ठीक है, 4 की साइकिल यहाँ से 236 टाइम्स कंप्लीट हो जाएगी, बचेगा ये अलग से। तो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 की पावर 1 मतलब 2 होता है। ये देखो, बस अगर ये आपको पता है 3 की पावर में भी सेम 4 की साइकिल चलती है, तो ये आप देख लो 2 की पावर 1 मतलब 2 आपका, यही आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, अगर चीज़ें पता है आपको तो बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन तो आपको लल्लू मिलेंगे जो बिल्कुल भी आपको लगेगा कि यार इनमें तो कुछ दम ही नहीं है, और कुछ क्वेश्चन हाँ होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, वहाँ पर आपको फिर वहीं पर सोचना होता है, राइट। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले से अगर आपके दिमाग में किए हो तो आसानी से कर जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो, इफ ए बी सी एंड डी ई एफ both are 3 digit number such that A B C D E F are distinct, अलग अलग है, नॉन जीरो डिजिट मतलब अलग अलग हैं और जीरो नहीं है, such that A B C plus D E F is equal to this much, then what is the value of A plus B plus C plus D plus E F सबकी सम। अब देखो भाई, मुझे इतना पता है कि अगर A B C सभी डिजिट अलग अलग हैं, यहाँ पर ध्यान देना D E F, अगर आप इनको क्या कर रहे जोड़ रहे हो, यहाँ पर प्लस साइन है और जोड़ रहे हो और लास्ट में मुझे क्या मिला, देखो 1 1 1 1, मतलब अभी 3 का तो पता नहीं, पर आखिरी अगर 1 मिल रहा है तो मुझे इतना जरूर पता है कि इन दोनों का सम, आप इधर से यूनिट साइड से जोड़ते हो तो इन दोनों का सम, मुझे इतना तो पता चल गया कि इन दोनों का सम 11 होना चाहिए। आप कहोगे 21 क्यों नहीं होगा, 21 क्यों नहीं होगा, भाई 21 इसलिए नहीं होगा बिकॉज सी एंड एफ ये सभी सिंगल डिजिट नंबर हैं, तो किसी दो सिंगल डिजिट का नंबर का सम 21 कैसे होगा, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा 9 हो सकते तो 18 होगा, पर उसमें भी बोला है कि वो सभी डिफरेंट डिजिट हैं, डिस्टिंक्ट डिजिट हैं और जीरो नहीं है। तो अगर मान लो एक को 8 भी लेते हो, एक को 9 लेते हो तो ये 17 होगा, भाई 17 ये 21 कैसे बनेगा, तो 11 ही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, समझ आया। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 11 हो सकता है। अब 11 में आपके पास पॉसिबिलिटी है कि ए बी, मान लो 7 4 ले लो या फिर 9 2 ले लो, ठीक है, 8 3 ले सकते हो यूनिट डिजिट पर, या फिर आप 6 5 ले सकते हो, यही आपके पास पॉसिबिलिटी है, ठीक है। परंतु जो भी लेंगे तो इन दोनों का सम मतलब आपका लास्ट में यूनिट पर 1 ही मिलना चाहिए, समझ आया। अब देखो 7 4 11, तो ये हमने 11 का 1 लिख दिया, फिर से हमारे पास कैरी फॉरवर्ड क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 आया इसका मतलब ये हुआ कि ये डी और ई में बी और ई इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये 10 आना चाहिए, बिकॉज 10 आएगा तभी तो 1 जोड़ेंगे तो 21 11 होगा, तो फिर से यहाँ पर 1 आएगा बिकॉज ये सेकेंड डिजिट भी तो 1 है। मतलब इन दोनों का सम, मुझे इतना समझ में आ गया कि इन दोनों का सम कितना होगा भाई, बताओ 10 होगा, ठीक है। इन दोनों का सम 10 होगा हमारे पास, और इन दोनों का सम मुझे पहले से पता चल गया था कि 11 होगा, 21 नहीं होगा। अब आप फिर से यहाँ पर भी सवाल उठा सकते हो कि 20 क्यों नहीं होगा, भाई 2 डिजिट सिंगल डिजिट है ना, 20 कैसे होगा, ठीक है। इन दोनों का सम जब 10 होगा तो 10 में कैरी 1 आया था तो वो 11 आपने कर दिया, 10 + 1 11, फिर से आपके पास कैरी फॉरवर्ड 1 आ गया, तो फिर से 1 आ गया, और देखो ये डबल 1 है, इसका मतलब इन दोनों को भी 10 होना पड़ेगा, तो 10 और 1 11 फिर से हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, a प्लस डी की वैल्यू आपने 10 निकाल ली, b प्लस ई की वैल्यू आपने 10 निकाल ली, और c और f की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने, 11। बताओ भाई, बस इतना सा काम है। अब इन अलग अलग आपने जोड़ा, ये तीनों को जोड़ दो तो a प्लस बी प्लस सी डी ई एफ हो गया, तो 10 10 10 11, तो कितना हो गया, 31 हो गया, ठीक है भाई। बताओ, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, कुछ भी आपको करना नहीं था।
हाँ, अगर आप ये सोचने बैठ जाओ कि मुझे यार ए बी सी दिया, डी एफ दिया, मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ये सब कैसे होगा, क्या क्या होगा। अब इनमें पॉसिबिलिटी है, इनमें पॉसिबिलिटी है कि ए प्लस डी 10 आया है तो हो सकता है कि पाँच, सॉरी पाँच तो पाँच हो जाएगा, मतलब चार छः हो सकता है, यहाँ चार छः तीन दो कुछ भी हो सकता है। वेरियस पॉसिबिलिटी है, हाँ, बस वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए सभी अलग अलग। ठीक है, आई होप की बातें समझ में आ गई आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। D is a three-digit number such that the ratio of the number to the sum of the digit is least। मतलब नंबर, मतलब कि मान लो कि मैं एक्स बाई जेड एक थ्री डिजिट नंबर मान लेता हूँ, तो वो ये बोला कि थ्री डिजिट का नंबर एंड सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब एक्स प्लस बाई प्लस जेड, ये बोला आपसे कि एक लीस्ट होना चाहिए। ठीक है, लीस्ट होना चाहिए। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट 100 प्लेस एंड डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ डी। डी मतलब कि ये थ्री डिजिट का नंबर, मतलब आपसे क्या पूछा है कि जेड और माइनस एक्स, ये आपसे पूछा है। ठीक है भाई, अब बताओ इसको कैसे करोगे। देखो मेरा तो यही मानना है कि आपको अब डिजिट एट 100 प्लेस एक्स माइनस जेड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डिफरेंस बताना है। देखो आपको वो चीज़ें एग्जाम टाइम में आपके दिमाग में आना चाहिए, आपको वो तरीका सोचना है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर ये वाली पूरा पार्ट, ये मुझे लीस्ट चाहिए, मिनिमम चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट अधिकतम हो, ये वाला पार्ट मैक्सिमम हो, ये वाला पार्ट मैक्सिमम हो और ये वाला पार्ट मिनिमम हो। समझ आया? मिनिमम का मतलब कि जैसे मान लो कि मुझे 239 लिखना है, तो मैं 239 लिखूंगा, इसको 932 नहीं लिखूंगा, बिकॉज ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो मुझे ऊपर वाली चीज़ मिनिमम चाहिए और ये वाली चीज़ मैक्सिमम चाहिए, तब जाके हमें मिनिमम मिलेगा। ठीक है, अब मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ वैल्यू लेता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ 117, ऐसा कुछ नंबर लेके एज्यूम करता हूँ। तो यहाँ इन दोनों का सम, इन तीनों का सम लिखना है मुझे, तो 7 2 9 हो जाएगा। अब 9 से अगर डिवाइड करते हो मान लो, तो 13 कितना आ जाए, 9 एक कम 9, 2 बचेगा, 9 त्रिक 27, 13 नैया 117, तो ये 13 आ गया। अगर मैं कुछ और चेंजेस करूँ, मान लो कि अब आप कहोगे कि मैं यहाँ 1 क्यों ले रहा हूँ भाई, 0 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ। भाई 2 4 लूँगा तो वो तो नंबर बड़े हो जाएंगे ना, फिर वो 200 समथिंग हो जाएगा, 300 समथिंग। 0 लूँगा तो वो थ्री डिजिट नंबर ही नहीं बनेगा, राइट। अब मान लो कि मैं सपोज 119 ले लूँ अगर, बाय द वे, तो 9 2 11 हो जाएगा, इसका डिवाइड करोगे तो 11 दाम 110 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 10 पॉइंट। अब देखो 10 पॉइंट, अभी 10 अथवा 9 11 आप इसको कह दो, मतलब 9 11, मतलब ये क्या है, आधे से ज़्यादा है ना। 11 का आधा कितना होगा, 5.5, 5.5 से ये ज़्यादा है ना, मतलब 10 पॉइंट ये हो गया। मैं अगर इसमें कुछ और ऐसा करेक्शन करूँ जहाँ पर सपोज मैं 129 लेता हूँ, तो 9 तो 11 12 से डिवाइड करोगे तो 12 दाम देखो 10 तो हो गया पूरा पूरा। अब ये 9/12 हो गया भाई, 9 ऊपर यहाँ भी है दोनों जगह पर, इस वाले में देखो 11 है, इस वाले में 12 है। 11 जब नीचे है मतलब छोटा नंबर है, तो ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी इसके कंपेयर में, और ये वाली वैल्यू छोटी होगी इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो। अब समझ पा रहे हैं ना? ये 10.9, 10 तो दोनों में बराबर है, ऊपर 9 नीचे यहाँ भी 9, दोनों जगह बराबर है, यहाँ 12 है। अब अगर नीचे की वैल्यू छोटी है तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी, और ये बड़ी है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी होगी, मतलब इन दोनों में अगर मैं बात करूँ तो ये वाला छोटा होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे मान लो कि 119 की जगह मैं 139 लूँ, तो इसके कंपेयर में ये फिर से छोटा हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसे ही करके मैं 199 तक पहुँच जाऊँ, डिवाइडेड बाई 9 दूनी 18 1 19, तो 19 दाम 190 तो हो जाएगा। अब समझ पा रहे हो ना? 19 दाम 190 तो हो जाएगा, पर जो 9 बचेगा तो ये 9/19 होगा। अब 9 9 9 सब में है तो वो तो सेम है, ये 10 वाला पार्ट भी सेम है, बस इसका आधा ये है, या यूं कहूँ कि नीचे वाला नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी, मतलब ये नंबर आपका छोटा बनेगा सबसे। समझ पा रहे हो? अब आपसे पूछा है कि टेंस प्लेस एंड 100, सॉरी यूनिट प्लेस एंड 100 प्लेस का डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा आप देख लो इसमें। 9 माइनस 1 मतलब 8 हो जाएगा, ऑप्शन सी। बताओ भाई, समझ में आया क्या? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए लेक्चर बड़ा हो सकता है, संभव है, पर चीज़ें मैं आपको आपके लिए आसान कर रहा हूँ। मैं इनका आंसर कुछ
कम शब्दों में भी बता दूं, पर भाई आपको समझ नहीं आएगा, या आप पर्टिकुलर क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे बट अप्लाई नहीं कर पाओगे बाकी क्वेश्चंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर पी क्यू आर एस टी आर इवन एंड 2 ऑफ देम आर ऑड। मतलब पी क्यू आर एस टी हैं, उनमें से कोई तीन, मतलब कोई भी तीन पॉजिटिव हैं एंड 2 बाकी ऑड हैं। पी क्यू आर एस टी, ठीक है। इन नॉट नेसेसरली इन द ऑर्डर, मतलब कोई भी हो सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, पी प्लस क्यू प्लस एस आर माइनस एस माइनस टी डेफिनेटली इवन। देखो भाई, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इवन को आप जोड़ोगे या घटाओगे या माइनस, मतलब इवन ऑर्डर को कैसे भी जोड़ो घटाओ, चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, अगर इवन आना है तब भी इवन ही आएगा, ऑड आना है तो ऑड ही आएगा। उसके प्लस से या माइनस से फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप प्लस करो या माइनस करो। ये चीज़ें आप क्लियर रखना माइंड में, चाहे आप प्लस करो या माइनस करो, इवन आना है तो इवन ही आएगा, ऑड आना है तो ऑड ही आएगा। मतलब प्लस से आप ये मत सोचना कि प्लस करोगे तो इवन आएगा और अगर माइनस कर दोगे तो ऑड आ जाएगा। नहीं भाई, जैसे मान लो लेट से कि मैं 2 एंड 5 लेता हूँ, अगर इन दोनों को सपोज प्लस करते हो तो भाई प्लस करोगे तो 7 ऑड आया, माइनस करोगे तो 2 माइनस 5 या 5 माइनस 2 करोगे तो 3 आएगा, तो ये भी तो ऑड ही है ना। सेम चीज़ें मान लो कि 2 एंड 4 ले लेते हो, अगर इनको प्लस करोगे तो भाई 6 आएगा इवन, और माइनस करोगे तो 2 आएगा, तब भी तो इवन है ना। तो ये चीज़ें माइंड में क्लियर रखना कि चाहे आप प्लस करो या माइनस करो, इवन आना है तो इवन ही आएगा, ऑड आना है तो ऑड ही आएगा, प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखो, अब उसके बाद देखो, मैं इस चीज़ को रफ कर देता हूँ। क्या बोल रहा है अब आपको, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस माइनस टी। भाई इनमें से 3 इवन है, कोई भी 3 इवन मान लो, तो जब 3 इवन है तो 3 से तो हमें आपको क्या मिल जाएगा, इवन मिलेगा। 2 ऑड हैं तो ऑड ऑड, अब इनको चाहे प्लस कर दो तो भाई इन दोनों को करोगे तो क्या होगा, इवन आएगा। ठीक है, कोई भी 2 हो सकते हैं, इनमें से कोई भी 2 हो सकते हैं। अब इवन प्लस इवन क्या होगा भाई, इवन होगा ना, तो ये बोला डेफिनेटली इवन, तो ये सही है, पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, अब इसको देखो, 2p 2r 2s p q एंड t आर डेफिनेटली ऑड। देखो भाई 3 में तो हमें 2 लगा दिया है, मान लो सपोज कि इनमें से सपोज जो इवन वाले हैं, सपोज जो इवन वाले हैं उनमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो ऑलरेडी इवन हो जाएगा, ये भी इवन ये भी इवन। सपोज जो इवन वाले हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी जो जो 2 ऑड बचे ऑड एंड ऑड, इन दोनों को जब जोड़ोगे, इनको सिंगल रखा है मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से भी इवन आ जाएगा। तो जब इन चारों को जोड़ोगे तो इवन आएगा, तो यहाँ तो डेफिनेटली ऑड बोला है, तो ये डेफिनेटली इवन भी नहीं हो सकता, डेफिनेटली ऑड भी नहीं हो सकता, दोनों संभव है। अब मान लो आप कहोगे दोनों संभव कैसे, भाई दो जो इवन थे, तो जो 2 इवन थे इनमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इवन और ये इवन आ गया। एक जो ऑड वाला था, मतलब जो मान लो कि ये इवन था, इसको सिंगल रखा, ऑड वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इवन हो जाएगा, और ये कि ये ऑड, तो ये ऑड होगा, और ये अब ये इवन ये इवन, इन तीनों को तो इवन हो गया, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये ऑड होगा, तो भाई 3 बार इवन और ये ऑड, तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो डेफिनेटली ना तो ऑड हो सकता ना ही इवन हो सकता, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब आपसे पूछा करेक्ट पहला हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है भाई, बताओ समझ में आया, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर p एंड कंपोजिट c। प्राइम नंबर आप जानते हो कि अभाज्य संख्या लाइक 2 3 5 7 ये होता है। कंपोजिट का मतलब ये होता है कि कंपोजिट मतलब कि जैसे कि कोई सा भी नंबर ले लो, मतलब इन दोनों में कॉमन ना हो। कंपोजिट मतलब कोई भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या मतलब जो कट जाए। ठीक है, तो भाई कोई सी भी आप नंबर उठा लो, मान लो कि चलो मैं प्राइम नंबर आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, और भाज्य संख्या आप 6 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, कुछ भी आप ले लो। ठीक है, अब कोई फिक्स तो नहीं किया भाई, वो ये नहीं बोला कि प्राइम नंबर आपको इवन लेना है या ऑड लेना है। आप जानते हो कि प्राइम नंबर में केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। ठीक है,
P प्लस सी P माइनस सी का रेशियो जो है कैन बी इवन, ध्यान रहे ये कैन बी। तो 2+3 मान लो कि मैं ले लेता हूँ इसको, एक को 2 ले लेता हूँ, एक को 6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2 + 6 अपान 2 - 6 दैट इज 8 अपान ये 4, मतलब डिफरेंस उल्टा कर दो आप, तो कुल मिला के 2 आ गया। ये इवन, कैन भी इवन, यस हो सकता है ना, मतलब ये करेक्ट है। 2p + c कैन बी ऑड भाई, 2p मतलब मान लो कि अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 × 2 दैट इज 4 हो जाएगा, 3 लेता हूँ तो ये 6 हो जाएगा, और उसमें प्लस c, यानी अगर 6 करोगे तो ये इवन हो जाएगा, 6 करोगे तो इवन हो जाएगा। अगर इसी में आप 9 ऐड कर दिए, इसमें या इसमें ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। आपसे बोला कैन बी इवन, तो यस हो सकता है, ठीक है। PC कैन बी ऑड, कैन बी मतलब P × C दैट इज, मान लो 2 ले लिया आपने और ये 6 ले लिया, 2 ले लिया 9 ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो भाई ये 12 और ये 18, और अगर मान लो आपने इसको 3 ले लिया तो 3 6 फिर से इवन, और 3 और 9 ले लिया तो 27 दैट इज ऑड, मतलब कैन बी ऑड, यस कैन बी ऑड हो सकता है, ठीक है भाई। तो तीनों कंडीशन संभव है, तीनों पॉसिबल है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। जब भी ऐसी चीज़ें फंसे ना तो आप चेक कर लिया करो, लेके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके चेक कर लिया करो, ठीक है। आई होप कि समझ गए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 16। अ 3-digit नंबर ABC ऑन अ मल्टीप्लिकेशन विद द D गिव्स 37DD, मतलब जब ABC 3 डिजिट का नंबर है जो उसमें D का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 37DD ये दे रहा है मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। वेयर ABCD आर द डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट, मतलब ABCD चार के चारों डिफरेंट हैं, ध्यान रहे सेम नहीं हो सकते, और उनमें से कोई जीरो भी नहीं हो सकता, नॉन जीरो डिजिट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A + B + C, आपको ये बताना है। अब देखो भाई, आप अगर मान लो कि ये 3700 को आप इसको D से, जब ABC को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आ रहा है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि 3700 ये 37DD ये D से डिवाइड भी होगा? डेफिनेटली कह सकते हो ना भाई। जिस चीज़ में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ रहा है, तो जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया जो आया वो तो डिवाइड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मान लो कि ये 5 था, उसमें आपने 4 का अगर मल्टीप्लाई किया तो ये 20 आ गया, तो ये 20 नंबर जब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया तो ये 20 जो आया वो 4 से डिवाइड भी तो होगा ना, बिकॉज ये 20 जो आया है वो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया, तो डेफिनेटली 4 से डिवाइड होगा। या यूँ कहूँ कि इस 20 को आप 4 × 5 लिख सकते हो, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 कट गया पूरा पूरा, मतलब वो नंबर डिविजिबल है, राइट। अब देखो, जैसे मान लो कि आपने ये 37, इसको क्या लिख सकते हो, इस 3700 को 3000 + 700 + 10D + D लिख सकते हो। बताओ, आप कहोगे कैसे भाई, ये 3000 प्लेस पर है तो इसको आप 3000 लिखोगे, 700 प्लेस पर है तो 700 लिखोगे, D जो है 10 प्लेस पर है तो आप इसको 10D लिखोगे, और ये D यूनिट प्लेस पर है तो आपको इसको ये लिखोगे। तो कुल मिला के देखो इस कितना हो जाएगा, 3700 ये हो जाएगा + 11D हो जाएगा। जब आप इसको D से डिवाइड करोगे, बिकॉज आपको D से डिवाइड करना है, चेक करना है अल्टीमेटली, तो D से डिवाइड करोगे तो क्या होना चाहिए, 3700/D प्लस ये 11D, अगर इसको 11D लिखोगे तो ये तो पूरा पूरा D कट गया, मतलब ये 11 बच जाएगा, प्लस 3700/D ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ABC क्या नंबर है, मतलब कुल मिला के 11 + 3700/D डिवाइडेड बाई D, ये पूरा नंबर हमारा क्या आना चाहिए, ABC के बराबर आना चाहिए, ABC, बिकॉज इसमें से जब आपने D को मल्टीप्लाई किया तभी तो ये नंबर आया, तो D का डिवाइड करने पर सेम ABC आएगा, और ABC हमारा 3 डिजिट का नंबर है। इतनी बात आपको समझ आई क्या, ABC हमारा 3 डिजिट का नंबर है, तो ये पूरा हमारा 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए, समझ आया। और D जो है सभी सिंगल डिजिट है और जीरो कोई भी नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है। अब कुल मिला के क्या हो सकता है,
कुल मिला के डी ये हो सकता है कि डी की सिंगल डिजिट जो इसको डिवाइड करे, इसको क्या डिवाइड कर सकता है, देखो इस पूरे 3700 को डी डिवाइड करेगा और डी सिंगल डिजिट का होना चाहिए, तो भाई आप 37 भी डिवाइड करेगा। डी 3700 को 37 डिवाइड कर सकता है, परंतु 37 जो है वो सिंगल डिजिट नहीं है, इसलिए 37 नहीं होगा। हो क्या सकता है, 1 हो सकता है, डी 2 हो सकता है, बिकॉज 1 तो इसको डिवाइड नहीं करेगा लेकिन 100 को डिवाइड कर देगा। 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड नहीं करेगा, 4 डिवाइड कर देगा, 5 भी डिवाइड कर देगा, 6 डिवाइड नहीं करेगा 100 को, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, बिकॉज 8 से आप केवल काटोगे तो ये 25 1 2 आ जाएगा, 2 नहीं कटेगा। 9 भी नहीं हो सकता, मतलब डी की ये 4 पॉसिबिलिटी है, 1 2 4 5। ठीक है भाई, समझ आया, डी की 4 पॉसिबिलिटी है। अब ये डी की जो 4 पॉसिबिलिटी है मैं इसको चेक करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर डी की वैल्यू 1 लेते हो, जब आप डी की वैल्यू 1 लोगे तो ये कितना आएगा, 3700 में जब 1 का डिवाइड करोगे तो ये 3700 आएगा, प्लस 11 ऐड करोगे तो भाई ये 3711 आएगा। क्या ये 3 डिजिट का नंबर है, नहीं, तो डी की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। जब आप डी की वैल्यू 2 लोगे तो सेम चीज़ 3700/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 यानी 1850 प्लस 11 यानी 1861 आ जाएगा। क्या ये 3 डिजिट का नंबर है, नहीं। आप समझ पा रहे हो ना मैं इसको 3 डिजिट का क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज ये ABC जो आया है ये 3 डिजिट का नंबर है, ABC यही तो नंबर है कुल मिला के 3700/d, इसी को तो हमने ये लिखा है। जब ये नंबर मल्टीप्लाई डी से आपने किए तो ये नंबर आया, तो डी से डिवाइड करने के बाद वही ABC आना चाहिए, मतलब 3 डिजिट का। ठीक, जब आप डी की वैल्यू 3 लेते हो, मान लो, सॉरी 3 नहीं 4 लोगे, 4 लेते हो सपोज, चलो मैं 5 ले लेता हूँ यहाँ पर। जब आप 5 लेते हो तो 5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 7 35, 2 बचेगा तो 5 चौका 20 और ये 0 और प्लस का 11, 0 प्लस 11, मैं यहाँ अगले पेज पर लिख देता हूँ, देखो 740 प्लस 11, 740 प्लस 11 दैट इज 751। डी की कौन सी वैल्यू आपने लिया, डी इज इक्वल टू 5, तो 751 आया। ये कौन सा नंबर है, ABC। भाई डी की वैल्यू आपने 5 लिया तो यहाँ पर देखो एक 5 और आ गया, मतलब बी की वैल्यू भी आ गई, डी इज इक्वल टू बी हो गया। और वो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि डी बी ABCD सभी डिस्टिंक्ट डिफरेंट डिजिट हैं, समझ आए, सभी अलग अलग डिजिट हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब डी की वैल्यू आप 4 ले लो, ठीक है, तो 3700 में से 4 का डिवाइड करो तो देखो क्या होगा, 4 8 32, 4 नहीं है 36, 1 बचेगा 10 हो जाएगा तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 प्लस 11 कितना आ जाएगा 936। डी की वैल्यू आपने 4 लिया, देखो ये ABC आ गया। कुल मिला के यहाँ ABC और D सभी डिफरेंट हैं, मतलब ये पॉसिबल है, मतलब डी की हमारी क्या वैल्यू आ गई, डी की आ गई। हमसे सर डी नहीं पूछा है, A + B + C पूछा है, A + B + C, ठीक है। तो जो भी नंबर है उनके डिजिट को जोड़ दो, देखो ये 936 आया है, में जोड़ दो 9 3 12 6 18, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, 936 आया। नाइन 36, 9 + 3 + 6 दैट इज 18, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है भाई, समझ में आया, बताओ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा आंधी तूफान आ रहा है एक्चुअली अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो देखो क्वेश्चन क्या बोला आपसे कि एक फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यू x/z 6 डिजिट नंबर फॉर्म x/z, मतलब कोई भी चॉइस ले लो, तो आप अपने सुविधा के अनुसार जो आपको पसंद आए, जो आपके मन कहे ले लो। x/z इज डिविजिबल बाय, इनमें से किससे डिविजिबल होगा। भाई मैं अपनी चॉइस के अनुसार मैं बड़ा नंबर क्यों लूँ, 9 8 7 क्यों लूँ, बड़े बड़े नंबर, मैं छोटा सा नंबर ले लेता हूँ, 1 2 3 1 2 3, यही बोला है। देखो कोई सा भी ले लो, मान लो x की वैल्यू मैं 1 ले लिया, y की वैल्यू 2 ले लिया, z की वैल्यू 3 ले लिया, वो बोला ना एनी चॉइस, तो मैं अपनी चॉइस के अनुसार ले लेता हूँ, जो भी होगा करेक्ट होगा उसके अनुसार सबके लिए, ठीक है। तो x/z 1 2 3, x/z 1 2 3, मतलब ये 6 डिजिट का नंबर बन गया, ठीक है।
इज डिविजिबल बाय 7 11 11 13 7 13 7 11 13, मतलब 3 नंबर दिया, कुल मिला के तीनों से हमें चेक करना है। इसको तो हम मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई। 11 से अगर आप चेक करते हो तो 11 से देखो 3 + 1 4 और 2 6 6, जब ऑड को इनको जोड़ोगे तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 - 6 0, दैट इज मल्टीपल ऑफ 11 का है। तो यस 11 से तो कटेगा, 11 से तो हमने चेक कर लिया। 7 से चेक कर लो भाई, 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, 5 बचेगा तो 53 हो गया, 7 7 49, 4 बचेगा 41 हो जाएगा, तो 7 6 42 यानी एक ज़्यादा हो गया मतलब 6 आएगा। 62 करोगे तो 7 नहीं 63, मतलब एक ज़्यादा हो गया मतलब 6 आएगा। 63 हो जाएगा तो 7 नहीं 63, मतलब यस 7 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 13 से चेक कर लेते हैं, 13 से। तो 13 देखो ये 13 तो -1 मतलब 13 123, 13 नहीं जाएगा एक बार तो 123 हो गया, 13 नहीं या 117, 117 से कितना जाता है भाई 6 जाता है। 6 में जब 61 करोगे तो 13 चौको 52, तो फिर ये 9 बच जाएगा। 9 में फिर ये 2 बढ़ाओगे 13 7 95, तो 1 बचेगा। फिर ये 3 आएगा तो 13 कम 13, मतलब 13 से भी कट जाएगा पूरा पूरा। तो बस देख लो 11 7 13 7 11 13 सबसे कट रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है भाई। सबसे कट रहा ना नंबर, आप कोई नंबर ले लो उठा के, आप बोलोगे 297 ले लो तो 297 सेम, फिर आपको फिर से चेक करो। देखो 7 2 9, 7 2 9 दूनी 18, -9 7 16 और 2 18, 11 से तो यही चेक हो गया। आप सबसे चेक करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने यहाँ चेक किया, चेक कर लो। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको क्यूब के क्वेश्चन है, 125 identical cube are arranged in the form of a cubical block. How many cube are surrounded by other cube from each side? क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप क्यूब बनाते हो ऐसे, इस टाइप से क्यूब बनता है, फिर आप इसको काटते हो ऐसे, ये लाइन इधर जाती है, ये लाइन इधर, ऐसे करके मैं आपको क्यूब पढ़ाया हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से ये वाला पार्ट ऐसे 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 आप क्यूब बनाते हो। तो वो ये बोला है कि कितने ऐसे क्यूब हैं, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब, जो अदर क्यूब से सराउंडेड हैं। अदर क्यूब से सराउंडेड कौन नहीं होते भाई? ये कार्नर वाले जो क्यूब होते हैं वो सराउंडेड नहीं होते, मतलब सराउंडेड क्यूब फ्रॉम द ईच साइड, ध्यान देना सभी साइड से। सराउंडेड तो सभी हैं, कहीं ना कहीं सभी किसी न किसी साइड से सराउंडेड है, बट ये बोल रहा है कि ईच साइड से सराउंडेड होना चाहिए। मतलब ये कार्नर वाले सभी साइड से सराउंडेड नहीं होंगे, बिकॉज इधर से खाली, इधर से खाली, इधर से। और ये जो एज पर हैं, एज पर जो हैं ये सराउंडेड नहीं होगी। बाकी ये जो ऊपर है ये सराउंडेड नहीं होगी। इनके नीचे इधर से नीचे, इधर से जो अंदर वाले क्यूब हैं वो सराउंडेड होंगे। और अंदर वाले क्यूब बताओ क्या होता है? अंदर वाले क्यूब जो होते हैं जो तीनों साइड से, मतलब जो जीरो फेस पेंटेड होते हैं। आपने पढ़ा होगा जीरो फेस पेंटेड, जीरो फेस पेंटेड, या आप इसी को इंटरनल क्यूब भी बोल सकते हो। और ये जो 125 दिया है भाई, 125, इसको आप 5 का क्यूब लिख सकते हो, मतलब ये n क्यूब होता है। और जो हमारे इंटरनल क्यूब अथवा जीरो फेस पेंटेड होते हैं वो क्या होता है भाई? वो होता है n-2 का होल क्यूब, ठीक है, n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो मतलब 5 - 2 का होल क्यूब मतलब 3 का क्यूब, मतलब 27 हो जाएगा, ठीक है। ये जो सभी साइड से, मतलब सभी साइड से सराउंडेड है, 27 ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ, ठीक है। क्यूब से मैं बताऊँ आपको, तो क्यूब से हर बार एक क्वेश्चन आता है, हर बार एक क्वेश्चन आता है। क्यूब का मैं वीडियो बहुत सिंपल भाषा में, बहुत डीप में बना दिया हूँ आपको, एकदम आसान तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी भाई। एक बार उसको देख लो जाके। आप डालना है इसी पर क्यूब के क्वेश्चन बाय महेश सोनी अथवा एग्जाम ट्रिक्स बाय महेश MS डालना, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। बता रहा हूँ कि हर बार एक क्वेश्चन आता है, हर बार। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय रीअरेंजिंग
the digit of the number 11, 22, 33, 44 such that odd digit occupy odd position and even digit occupy even position. बताओ, देखो बोला कि आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। भाई देखो आपको सबसे बोला है पहले कि आपको ऑड डिजिट को ऑड प्लेस पर अरेंज करना, इवन डिजिट को इवन, 11, 22, 33, 44 ऐसा दिया है। भाई ऑड डिजिट इसमें कौन कौन सी है, 1, 1, 3, 3। इवन डिजिट कौन सी हैं, तो ये 2, 2, 4, 4 ये इवन डिजिट है, ठीक है। अब 8 डिजिट का नंबर है, मान लो ये 2, 4, लो 8 हो गया, ठीक है। 8 डिजिट का नंबर है, तो भाई मुझे अगर इवन में अरेंज करना है तो इवन की कौन कौन सी डिजिट होगी, अगर इधर से मानो तो ये 2, 2, ये 4 डिजिट इवन के, 4 इवन के प्लेस होंगे, 4 ऑड के प्लेस होंगे। तो मुझे उन 4 प्लेस पर 4 डिजिट में अरेंज करना है, 4 प्लेस पर 4 डिजिट को, तो क्या करूँगा बताओ। ये कुल मिला के 2 ही डिजिट हैं, तो आप 4C2 कर सकते हो। 4 प्लेस पर आपको अरेंज करना है तो 4C2, और इनको 4C2, इसको भी 4C2 कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो बस 4C2 मतलब कि 2 स्टेप इन डिक्रीजिंग कार्ड, 4 इंटू 3 अपन 2 इंटू 1 इंटू इसको भी, तो 4 इंटू 3 अपन 2 इंटू 1। देखो 2, 2, 4 हो गया, तो 4 एक काट दो तो 4 और 9 चौक 36 हो जाएगा, 36। यही आंसर हो जाएगा आपका। बताओ भाई, ठीक है। आपके मन में ये डाउट तो नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर 2 क्यों लिया हूँ, बिकॉज भाई इवन नंबर 2 ही है ना, अब कौन सा 2 लाओगे, कोई सा भी 2, अल्टीमेटली आपके पास 2, 4 है, अल्टीमेटली यहाँ पर 1 एंड 3 है। तो इन 4 प्लेसेस में से मतलब इवन जो पोजीशन है, इवन में से 4 पोजीशन में से कोई सा 2 नंबर ला सकते हो, या तो 2 लाओगे या 4 लाओगे। ऑड प्लेसेस पर भी 2 ही नंबर ला सकते हो ना 4 पोजीशन में से, बस अपने आप ही अरेंज हो गए। समझ आया, तो ये 36 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ABC वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, 16 days, 12 days respectively. A alone can work on Monday, B alone work on the Tuesday, and C alone work on the Wednesday. A alone again work on Thursday and so on. मतलब इनका साइकिल चल रहा है कि पहले A काम करेगा मंडे से, फिर B ट्यूसडे, देन C करेगा। तो A, B, C वर्क वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बताता हूँ भाई, यूनिट मेथड से करो, 100% एक्यूरेसी रहेगी, कभी 99 भी नहीं होगी अगर आप सही लगाते हो तो। A 8 दिन में करता है, B जो है 16 दिन में करता है, C जो है 12 दिन में करता है। क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लो। 8, 16 का एलसीएम कितना आएगा 16, तो 8 से अभी भी मतलब नहीं है। 16 और 12 में देखो तो 4, 4 दोनों में है, इसमें 3 बचेगा, इसमें 4 बचेगा, तो भाई 3 का इधर कर दो मल्टीप्लाई, या इसका जो 4 एक बचा इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 में मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 48, हमारा 88 ये एलसीएम आ गया है। अब इस 88 में इसका डिवाइड करो, तो 8, 6 का 48, मतलब ये 6 यूनिट पर डे करता है। 16, 3, 48, 12, 4, 48, ये पर डे काम करते हैं, ये पर डे। कुल मिला के हमारा टोटल काम 48 यूनिट का निकल आई। ये हमारा जो एलसीएम आता है उसको हम टोटल हमारा वर्क होता है, ये हमारा टोटल वर्क होता है कि हमें 48 यूनिट काम करना है। अब यूनिट को आपको कुछ भी मान लो, 48 घर बनाना है, 48 आपको ग्राउंड खोदना है, 48 सिल्वर की प्लेट बनानी है, जो भी आप समझ लो, ठीक है। तो ये 48 यूनिट हमारा काम है, जिसको 6 यूनिट पर डे ए करता है। अब देखो, अगर मैं 48 यूनिट काम करवाना है भाई, अगर ये तीनों पहले ए करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है, इस तरीके से। तो मैं अगर जोड़ूं कि 3 दिन में काम कितना कर रहे हैं, तो 6, 3, 9 और 4, 13, तो 3 दिन में काम 13 यूनिट हो रहा है। बताओ, 3 दिन में काम 13 यूनिट हो रहा है। तो भाई 13 को डिवाइड करो 148 को 13 से, तो 13, 3, 39, 3 बार जा रहा, तो 13, 3, 39 मतलब 3 गुणे 3 यानी 9 दिन, तो ये हो गया, ठीक है। ये वर्क हुआ और ये डे हुआ, बस आपको समझना है। तीनों मिलके 3 बार काम किए, तो 3, 3, 9 यानी 9 दिन, ये हो गया। प्लस अब 13, 3, 39 तो हो गया, अभी 9 यूनिट और बचा है, 9 यूनिट और बचा है, तो अगला वाला नंबर भी 3 बार तो तीनों कर चुके हैं। अब अगला नंबर किसका आएगा, ए का, तो ए 6 यूनिट करेगा, तो 39 और 6 कितना हो गया, 45 यूनिट, 45 हो गया। अब कितना बचा, 3 यूनिट बचा, तो 3 यूनिट। फिर अगला नंबर किसका आएगा, बी का, देखो तो फिर ये बी कर देगा,
तो कुल मिला के एक ही है, तो 9 और 2 11 दिन लगा। अगर आपसे डे पूछता तो 11 दिन लगा, पर यहाँ पर क्या कुछ और ही पूछा, किसी और फॉर्म में आंसर है। देखो, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। भाई चेक कर लेते हैं। देखो, मंडे से चालू हुआ था और अब 11 दिन लगे हैं ना, पूरे पूरे 11 दिन। भाई मंडे से चालू हुआ तो 7 दिन में संडे पड़ेगा, फिर 8वां दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। चेक कर लेते हैं। देखो, 7 दिन काम हुआ तो ये संडे तक आप पहुँच गए। 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो ये 8वें दिन फिर कौन करेगा? ये ए करेगा, ये बी करेगा, ये सी करेगा, फिर ये ए करेगा, ठीक है। तो द वर्क विल फिनिश्ड ऑन थर्सडे, तो ये 11वें दिन जो हो रहा है ये थर्सडे पड़ रहा है, मतलब सही है, पहला वाला करेक्ट है। द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन 10 डेज। भाई 11 दिन लगे हैं तो 11 दिन लगेंगे, 10 दिन नहीं लगेंगे। तो ऑप्शन आपसे क्या पूछा? करेक्ट। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको एग्जाम ट्रिक्स पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ आपसे। देखो, मैं एक ही उम्मीद करता हूँ भाई कि वीडियो को सपोर्ट करो, चैनल को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब जगह शेयर कर दो। जो जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उनके पास शेयर कर दो ये वीडियो को, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स में मेंशन करो और बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका, आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। भाई देखो, सी सेट के अलावा अगर आप कोई और भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि आप CDS की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रेफर करें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सी सेट के लिए तो स्पेशल है ही सही, ठीक है। उसके अलावा जो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, मतलब सी सेट होता है, स्टेट PSC होता है, तो उसके लिए भी आप रेफर कर सकते हैं। बस आप चैनल पर अपना सपोर्ट बनाओ। टेलीग्राम चैनल है, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से ही है, आप उसको ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर लें, एग्ज़ाम हब के नाम से पेज है, ठीक है, इसकी भी लिंक मिल जाएगी। इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर लें, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से है, एग्ज़ाम ट्रिक्स, और चैनल हैंडल है एग्ज़ाम ट्रिक्स, एग्ज़ाम_ट्रिक्स 98, ठीक है। अब अपना सपोर्ट और प्यार बना के रखो चैनल पर, बाकी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा आपको। एक से बढ़कर जो चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्लियर वे में आपको, एक सिस्टमैटिक वे में वो चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। बस आप चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाकी बचे हुए क्वेश्चन एक एक करके करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।